नेक्स्ट चैप्टर मेरा है 7 नंबर फ्लड। इस चैप्टर को देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन अभी तक इसी में पूछा गया। इसमें इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूला है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला आता है, इसको बोलते हैं रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड को हम लोग रिटर्न पीरियड को हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। टी इज इक्वल टू 1/p। पी जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं तो होता है रिस्क। रिस्क जो होता है, रिस्क बराबर होता है 1 माइनस q टू द पावर n, और जो q है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, और q बराबर क्या होता है 1 माइनस p, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस। रिस्क देख लिए, टाइम पीरियड देख लिए, रिटर्न पीरियड देख लिए, रिस्क देख लिए। एक इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूला आता है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट occurring at least once in n successive year। इन सक्सेसिव ईयर, n सक्सेसिव ईयर में कितना एटलीस्ट वंस n सक्सेसिव ईयर कितना प्रोबेबिलिटी अगर होता है उसके बारे में। ये सेम होता है रिस्क का, इसी को बोलते हैं हम लोग रिस्क। और रिस्क बराबर हम लोग जानते हैं 1 माइनस q टू द पावर n, इसी से हम लोग बनाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला क्वेश्चन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन 10-year फ्लड टू अकर एटलीस्ट वंस इन नेक्स्ट 4 ईयर। वही पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 10-year फ्लड टू अकर एटलीस्ट वंस इन नेक्स्ट 4 ईयर। 4 ईयर में कितना प्रोबेबिलिटी होता है, इसका प्रोबेबिलिटी का हम लोग अभी देखें। P1 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 0.9 और 4, इसको सोल्व करते हैं हम लोग।
तो लगभग आ रहा है मेरा 34.99%। 34.99%। ये हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं तो अप्रोक्स आ रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर फ्लड इज, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड होता है और derived from probable maximum precipitation in region। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। derived from the serve most meteorological condition if anywhere in the country, the flood with return period of 1000 year the same as the probable maximum flood। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड इज derived from a सर्व कंडीशन, सर्व कंडीशन से ड्राइव करता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कंसीडर द फ्लोइंग। 100-year flood discharge is greater than 50-year flood discharge। यस, सही है। सेकंड, 90% डिपेंडेबल फ्लो इज ग्रेटर देन 50% डिपेंडेबल फ्लो, ये गलत है, ये लेस होता है। इवेपोरेशन फ्रॉम सॉल्ट वाटर सरफेस इज लेस देन द रूम। तो इसमें पहला मेरा सही हो गया। 100-year फ्लड डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन द 50-year फ्लड डिस्चार्ज, सही है। 90% डिपेंडेबल फ्लो इज ग्रेटर देन 50% डिपेंडेबल फ्लो, ये गलत। तो मेरा 1 और 3 सही। 1 और 3 किस में है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या करता है? A culvert is designed for a peak flow QP on the basis of rational formula. If a storm of same intensity is used in design and twice the duration occur, then the resulting peak discharge will be। रेशनल फार्मूला जो होता है लोग जानते हैं, Q जो होता है रेशनल फार्मूला में, Q जो होता है K या CIA कह सकते हैं इसको। रेशनल फार्मूला का जो फार्मूला होता है CIA, ये कहने का मतलब ये है कि ये जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, दैट इज द culvert is designed for peak flow QP on the basis of rational formula। The storm of same intensity सेम है in design and twice the duration occur, ड्यूरेशन को ट्वाइस कर रहा है, then the resulting peak discharge will be, peak discharge सेम रहेगा, दैट इज मेरा आंसर जो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर, the probability that a 100-year flood is equal or exceed at least once in 100 year। तो इसमें भी वही है, हम लोग देखे थे। सबसे पहले मेरा टी दिया हुआ है 100, एन दिया हुआ है 100, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं। पी बराबर होता है 1/100, दैट इज 0.01। इसके बाद क्यू निकालते हैं, तो क्यू बराबर क्या होता है 1 माइनस पी, दैट इज 0.99 आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा। पी आ गया, क्यू आ गया, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसका एटलीस्ट वंस का।
एटलीस्ट 1 में अगर निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बराबर 1 माइनस क्यू आया था 0.99 टू द पावर n होता है, n मेरा 100 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.99 आएगा। क्यू मेरा 1 माइनस क्यू का वैल्यू जो होता है 1 माइनस पी होता है। हाँ सही है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस 0 इतना, तो ऐसे तो नहीं होगा, सॉल्व कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला सॉल्व होगा तो यहाँ से P1 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा 63.39%, तो अप्रोक्स 64% आंसर मार सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 64%. The probability that 100-year flood is equal or exceed least once in 100 year is 64%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग का है। मैचिंग में देखते हैं स्टैंडर्ड, मैचिंग में अगर देखते हैं तो पहला आ रहा है मेरा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड SPF। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड जो होता है, दूसरा मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड, डिजाइन फ्लड एंड मैक्सिमम फ्लड। तो SPF जो होगा वो इंक्लूड्स फ्लड्स ऑफ सर्व कंडीशन, सर्व कंडीशन के लिए होता है। मैक्सिमम जो होता है इंक्लूड कैटास्ट्रोफिक फ्लड, बी का 1, SPF 1 का 2 इंक्लूड्स फ्लड ऑफ सर्व कंडीशन। डिजाइन फ्लड, डिजाइन फ्लड पीक फ्लो ऑफ टाइम फ्रॉम ऑब्जर्व डाटा। मैक्सिमम फ्लड, फ्लड ऑफ डिजायर्ड रिकरेंस इंटरवल, सी का 4 और डी का 3। इस तरह से मेरा आंसर हो गया 1 का 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, दैट इज ए। तो मेरा 6 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्रिज हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 50 ईयर, दैट इज and is designed for a flat magnitude of return period 100 ईयर। रिटर्न पीरियड दिया हुआ है 100 ईयर, एक्सपेक्टेड लाइफ दिया हुआ है 50 ईयर। व्हाट इज द रिस्क निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है मेरा टाइम पीरियड दिया हुआ है 100 ईयर। यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 1/t इज इक्वल टू 0.01 और नन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 0.01 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस करेंगे तो 1 माइनस पी, दैट इज 0.01। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0.99 आएगा, 0.99 आएगा। नेक्स्ट हम लोग तो रिस्क निकालना है। तो रिस्क का फॉर्मूला जो होता है रिस्क बराबर 1 माइनस क्यू टू द पावर n। मेरा क्यू दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है r इक्वल टू 1 माइनस क्यू टू द पावर n होता है। तो 1 माइनस क्यू मेरा आया था क्यू मेरा दिया हुआ है 0.99 और इसका पावर दिया हुआ है n का पावर हो गया n कितना दिया हुआ था, कितने टाइम लाइफ टाइम 50 ईयर। तो इसको हम 50 कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं
तो मेरा रिक्स का जो फॉर्मूला, रिक्स का वैल्यू आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं कितना आ रहा है। 7 का, अच्छा इसी तरह से दिया है 1 माइनस 0.99 की पावर 50, दैट इज ए। ऑप्शन ए हो गया। रिस्क का फॉर्मूला वही होता है, रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू टू द पावर एन, वेयर क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट in respect of the two important aspect of flood forecast। लोगों दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो पहला रियलेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट एंड दूसरा है टाइम अवेलेबल इन बिटवीन द फोरकास्ट एंड द अकरेंस ऑफ फ्लड। मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट इज लिस्ट, नहीं ये लिस्ट नहीं होता, ये गलत। एंड टाइम वेरिएबल इज आल्सो लिस्ट, गलत है। दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल फोरकास्ट इज मोस्ट रिलायबल बट द टाइम अवेलेबल इज लिस्ट, ये मोस्ट रिलायबल नहीं होता है, तो ये भी गलत है। रिवर फोरकास्ट इज लिस्ट, रिवर फोरकास्ट मोस्ट रिलायबल होता है, और जो होता है इसमें रिवर फोरकास्ट इज शॉर्ट रेंज एंड इट्स मोस्ट रिलायबल। जो मेरा होता है रिवर फोरकास्ट इज शॉर्ट रेंज और रिवर फोरकास्ट इज मोस्ट रिलायबल होता है रिवर कास्टलेज, और टाइम इसका शॉर्ट रेंज के लिए होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से मेरा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। 9th नंबर क्या कहता है, रिकॉर्ड एनुअल मैक्सिमम 24 आवर रेनफॉल मैग्नीट्यूड एट स्टेशन KTXR एज अंडर। एक स्टेशन पे कितना रेनफॉल हुआ है वो ईयर वाइज दिया हुआ। व्हाट इज द पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रिटर्न पीरियड इन ईयर्स फॉर ए 60 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल अकॉर्डिंग टू हेजन फार्मूला एंड बेबुल फार्मूला। दो फार्मूला से पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं हेजन फार्मूला क्या होता है। हेजन फार्मूला जो होता है, हेजन फार्मूला होता है, हेजन फार्मूला से अगर निकालते हैं हम लोग रिटर्न पीरियड, तो n डिवाइडेड बाई m माइनस 0.5। और दूसरा जो है वो पूछ रहा है बेबुल फार्मूला, तो इसमें जो t होता है वो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई m, तो फार्मूला। तो हम लोग को निकालना है इसमें n और m का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस गिवन डाटा को अरेंज कर देते हैं, गिवन डाटा को अरेंज कर देते हैं डिसेंडिंग फॉर्म में। डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के बाद मेरा जो आएगा, सबसे पहले अरेंज करने के बाद सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेरा है 14.2, इस तरह से करते हैं 13.6, 12, फिर 12 है, इसके बाद 7.9, 7.9, फिर 6, फिर 6, फिर 4.8, फिर 3.7, फिर 2.9। इसके बाद इसको अरेंज करते हैं, n का वैल्यू निकालते हैं। n टोटल हो जाएगा, होगा m का वैल्यू, n का वैल्यू है 1 2 3 4 5, इस तरह से टोटल आ रहा है मेरा
10 तक के। तो अब निकालते हैं, मेरा पूछ रहा 6 सेंटीमीटर पे कितना है। तो 6 सेंटीमीटर एन मेरा दे दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10। तो 10 डिवाइड बाई 6 पे करेंगे तो 7 आएगा, 7 माइनस 0.5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 6.5। तो इससे पहला फार्मूला से जो आ रहा है फार्मूला, तो n डिवाइड बाई m माइनस 0.5 इसे करते हैं तो n 10 आ गया है, m दिया हुआ है 7 माइनस 0.5 तो 20/13 आ रहा है। दूसरा कर लेते हैं, दूसरा फार्मूला से मेरा आ रहा था n प्लस 1 डिवाइड बाई m, n दिया हुआ 10, 1 तो 11 डिवाइड बाई m हो गया 7, तो 11/7। ऑप्शन देखते हैं, 20/39, 20/39। इसको हटाते हैं। एक आंसर मेरा आ रहा था पहला फार्मूला से आ रहा था 20/13, और दूसरा फार्मूला से आ रहा था 11/7। 11/7 है, 20/13 दोनों में नहीं मैच कर रहा किसी में। तो एक ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा 20/7, एक 11/7। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा इसका, रहने दीजिए। ये दोनों है, ये दोनों का फॉर्मूला भी हम लोग याद रखते हैं। पहला था n डिवाइड बाई m माइनस 0.5 और दूसरा था n प्लस 1 डिवाइड बाई m। दो फार्मूला से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूजिंग गैमलेट्स मेथड। गैमलेट्स मेथड हम लोग पढ़े हैं। गैमलेट्स मेथड का एक फार्मूला होता है, यूजिंग गैमलेट्स मेथड, यूजिंग, अच्छा 10th नंबर पहले था, द टाइम of concentration at outlet in an urban area catchment of 1.5 kilometer square area with a runoff coefficient of 0.5। एरिया दिया हुआ है, रन ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रेनफॉल with 50-year return period of this time of concentration is 48 mm. What is the peak flow rate at the outlet for this return period? इस रिटर्न पीरियड के लिए कितना निकालना है वो दिख रहा है। तो हम लोग शायद फॉर्मूला जानते हैं डिस्चार्ज का, Q इज इक्वल टू CIA। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, मेरा C का वैल्यू दिया हुआ है 0.42, I दिया हुआ है कितना, I बराबर चेंज इन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 48 mm, इसको आवर में मीटर में चेंज करेंगे, टोटल कितना होता है -3 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ था 28 मिनट में है, तो इसको सेकंड में करेंगे तो 60 इंटू एरिया दिया हुआ 1.5 है किलोमीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ से 10⁻⁶। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं CIA से, तो जो मेरा वैल्यू आ रहा है 18 मीटर क्यूब पर सेकंड, 18 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आंसर कौन सा है, आंसर डी। सिंपल वही एक फार्मूला लगाना था मेरा, Q इज इक्वल टू CIA। हर आई का जो वैल्यू आ जाएगा, आई बराबर इसमें जो हो जाएगा टोटल टाइम कांस्टेंट कितना हुआ पीरियड में 48 mm, 48 mm को मीटर में चेंज कर देंगे, डिवाइडेड बाई टाइम देगा 28 इंटू 60। ये निकालना था आई का वैल्यू। इसके बाद इसको सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैमलर्स मेथड का 11th नंबर। By using Gamler's method, the flood discharge with a return period of 100 year at a particular township was estimated as 18,000। पूछ क्या रहा है इसमें,
meter cube per second with probable error of 200 meter cube per second. What are the 95% confidence probability limit of the 50 and 500 year flood? कॉन्फिडेंस लिमिट दिया हुआ है और एक फॉर्मूला इसमें हम लोग जानते हैं गैमलेट्स मेथड का कॉन्फिडेंस लिमिट के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस लिमिट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है XT1 2 तो वो होता है प्लस माइनस करके XT टाइम पे प्लस माइनस कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी परसेंटेज इनटू SE। XT का वैल्यू मेरा दिया हुआ इसमें प्रोबेबल एस्टिमेटेड XT दिया हुआ है 18,000 और प्रोबेबल ईयर मेरा दिया हुआ है प्रोबेबल ईयर कितना दिया हुआ था 2,000। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं X1 या 2 XT 18,000 प्लस माइनस कॉन्फिडेंस लिमिट 0.95% इंटू ईयर कितना दिया हुआ 200। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है चैप्टर नंबर 7 का हम लोग 3 देख लिए 4 देख लिए 5 देख लिए 6 देख लिए 7 देख लिए 8 देख लिए 9 देख लिए 10 11 गैमलर मेथड से निकलना है। तो गैमलर मेथड में हम लोग क्या जानते हैं एक फॉर्मूला जो होती है वो गैमलर्स मेथड का कॉन्फिडेंस लिमिट के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है इसमें हम लोग क्वेश्चन देखे थे भी प्रोबेबल ईयर दिया हुआ 2000 कॉन्फिडेंस लिमिट दिया हुआ 95%। तो इसमें फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू XT प्लस माइनस कॉन्फिडेंस लिमिट टू प्रोबेबल एरर। आपका वैल्यू दिया हुआ है इसका दिया हुआ 18,000 कॉन्फिडेंस लिमिट जो है 95% तो प्रोबेबल एरर दिया हुआ 2000। इसको सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यू आएगा x1 बराबर आ रहा है 21920 और x2 बराबर आ रहा है 14080। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन जो आएगा 14080 and 21920 that is C। 11 का C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 12 नंबर कह रहा है फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ रेनफॉल डाटा एट ए पार्टिकुलर स्टेशन इट वाज फाउंड दैट रेनफॉल ऑफ 400 mm had a return period of रेनफॉल दिया हुआ है 400 mm रिटर्न पीरियड दिया हुआ है 20 ईयर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रेनफॉल इक्वल टू और ग्रेटर देन 400 mm अकरिंग एटलीस्ट 1 इन 10 सक्सेसिव ईयर। मीन्स एन का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे गिवन डाटा जो है टी बराबर 200 एन बराबर 10 और पूछ कह रहा है रेनफॉल 40 mm से कितना ग्रेटर होगा एटलीस्ट वंस। यहाँ से हम पी का वैल्यू निकालेंगे पी बराबर होता है 1/t तो 1/200 सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा पी का जो वैल्यू आएगा
और 0.05 0.005 आएगा। 12 नंबर का अगर हम देखते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो इस फॉर्मूला होता है एटलीस्ट 1 तो निकाल लेते हैं। तो P1 का वैल्यू आएगा 1 माइनस Q का वैल्यू आएगा 1 माइनस P का पावर N। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस P दिया हुआ 0.95 के पावर 10। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं इतने पे आंसर आ रहा है, कहाँ गया, इतना पे आंसर आ रहा है। तो 1 माइनस 0. तो इसका आंसर आ रहा है बी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था बस, एक ही फॉर्मूला इसमें लगता। P1 इज इक्वल टू 1 माइनस P टू द पावर N। इसी फॉर्मूला पर निकला हुआ, मेरा P नहीं दिया हुआ, P निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th नंबर। एक कैचमेंट ऑफ एरिया दिया हुआ 200 हेक्टेयर, हैज ए रन ऑफ कोफिशिएंट C का वैल्यू दिया हुआ, स्टॉर्म ड्यूरेशन लार्जर देन द टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कैचमेंट एंड इंटेंसिटी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर पर आवर। और तो पीक डिस्चार्ज, तो पीक डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम लोग सिंपल सा रखते हैं, Q इज इक्वल टू CIA। इसमें C दिया हुआ है मेरा 0.5, I दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 3.6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर पर आवर में, तो इसको सेकंड में करेंगे तो 3600। ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, एरिया से। एरिया दिया हुआ है मेरा 200 स्क्वायर मीटर 10⁻6 कर देंगे। पावर 6 कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। पिक डिस्चार्ज का फॉर्म वैल्यू आ गया 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ऑप्शन मेरा है बी। सिंपल एक ही फार्मूला था, क्यू पीक इज इक्वल टू CIA। C दिया हुआ, I दिया हुआ, A दिया हुआ, सबको वैल्यू पुट कर दो और इससे निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर। एक कलवर्ट इज डिजाइन फॉर ए फ्लड मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न पीरियड, इसमें भी दिया हुआ रिटर्न पीरियड T का वैल्यू 100 ईयर, हैज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 20 ईयर, N का वैल्यू दिया हुआ। रिस्क निकालना है। रिस्क बराबर सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस Q टू द पावर N। Q क्या होता है हम लोग जानते हैं, 1 माइनस P टू द पावर N। और P क्या होता है, P बराबर 1/T। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसको सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आएगा, तो मेरा दिया हुआ था 100 ईयर, तो P का वैल्यू आ गया 0.01। वहाँ से Q निकालेंगे तो Q का वैल्यू आएगा 1 माइनस 0.99 Q आएगा। रिटर्न पे N दिया हुआ है 20, तो 1 माइनस 0.99 टू पावर 20, दैट इज A। 14 का A नंबर, 14 का A। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, R इज इक्वल टू रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस Q टू द पावर N। हम लोग Q जानते हैं क्या होता है, N जानते हैं, दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15th नंबर। हाइड्रोलॉजिकल रिस्क ऑफ 100 ईयर फ्लड अकरिंग ड्यूरिंग 2 ईयर सर्विस लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, इसमें भी रिस्क निकालना है। तो पहले P का वैल्यू T दिया हुआ, T बराबर 100 दिया हुआ है, तो P निकाल लेंगे। तो P बराबर मेरा आ जाएगा 0.01। यहाँ से Q निकालेंगे तो 0.99 आएगा, तो 1 माइनस 0.99 टू द पावर 2।
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो 1.99% आ रहा है। दैट इज आंसर नंबर इसका 1.99, दैट इज डी। अभी जस्ट ऊपर बताया था रिस्क का फॉर्मूला होता है रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू टू द पावर एन। ये फॉर्मूला से बनाना है, रिस्क बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डिजाइन फ्लड कॉमनली अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर द बैराज एंड माइनर डैम और बैराज के लिए जो डिजाइन फ्लड कितना लिया जाता है। तो इस केस के लिए हम लोग क्या था, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, ए फ्लड 50 to 100 ईयर रिटर्न पीरियड, पीक फ्लड, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड जो ज़्यादा होगा, विच ईवर इज हायर, दैट मीन्स डी। इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 70 नंबर, इट इज़ प्रपोज टू डिजाइन ए कॉजवे along a village road. The return period of the annual maximum flood of a given magnitude was found to be 5 years. दिया हुआ है the return period 5 years. The probability that this flood magnitude will be exceeded at least once during next 2 years. तो इसमें भी वही निकालना है। टी का वैल्यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ मेरा, ये टी हो गया, ये एन हो गया। तो यहाँ से निकाल देना है। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो P1 बराबर 1 माइनस क्यू टू द पावर एन। तो 1 माइनस क्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 करेंगे तो 0.1/1/5 टू द पावर 2 ईयर के लिए निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा अप्रॉक्स जो डाटा आ रहा है वो 0.36, दैट मीन 36% आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है मेरा, दैट इज डी। तो ऑप्शन डी हो गया। सिंपल फार्मूला लगाना था एक ही, इसमें भी रिस्क लगा या प्रोबेबिलिटी लगा। P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू टू द पावर n। इसी फार्मूला से हम लोग निकाल देते हैं। क्यू बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्यू बराबर 1 माइनस पी, और P बराबर हम लोग जानते हैं P बराबर 1/T। इस फार्मूला में, इस क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ था T और N, तो इससे निकाल लेंगे हम लोग P, फिर Q, और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे एटलीस्ट at be exceeded at least once during next 2 year। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18th नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 10 ईयर फ्लड अकरिंग एट लीस्ट वंस इन नेक्स्ट 5 ईयर। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। ये दिया हुआ है मेरा टाइम, और ये दिया हुआ एन में टी का वैल्यू दिया हुआ है, और एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बराबर 1 माइनस क्यू टू द पावर एन। इसी फॉर्मूला पर बैठाते हैं, 1 माइनस पी 1/10 टू द पावर 5। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरा जो डाटा आ रहा है, इसका जो डाटा आएगा लगभग 41%। ऑप्शन बी, 41 का 18th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19th नंबर, द एक्सट्रीम फ्लड दैट इज फिजिकली पॉसिबल इन ए रीजन फ्रॉम ए सर्व मोस्ट combination include rare combination of meteorological and hydrological factor is designed as the। ये कह रहा है कि मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर को कंबाइन करके जो होता है कॉम्बिनेशन का, तो उस तरह में कौन सा लिया जाता है। कॉम्बिनेशन रीजन फ्रॉम सर्व पोस्ट कॉम्बिनेशन इंक्लूड डिजाइनेटेड एज, किस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है। तो ये प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड पे डिजाइन किया जाता है, दैट मीन्स सी, 90 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, रिटर्न पीरियड रिफर टू। रिटर्न पीरियड किसका रिफर करता है। रिटर्न पीरियड
the probability of accidents of an event, the probability of non-accidents, the inverse of the probability of the accidents of an event, ये सही है। इन्वर्स होता है क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है हम लोग क्या पढ़े थे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/p, तो इन्वर्स होता है यहाँ से। टाइम पीरियड प्रोबेबिलिटी जो है, टाइम पीरियड जो 1/p इन्वर्स होता है, तो यहाँ से देखा जाए तो इन्वर्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, इन्वर्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, इन्वर्स ऑफ द एक्सीडेंस का, दैट इज 20 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी तो जस्ट क्वेश्चन बनाए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 10-year फ्लड टू अकर एटलीस्ट वन, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है और ये एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन, 1 माइनस पी का पावर एन, फिर पी बराबर कितना हो जाएगा 1/10। ये दोनों फार्मूला को सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है P1 का लगभग 41% के आसपास आती है, तो 41% इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन अप्रोक्स बी, तो 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22 स्टेटमेंट का था, व्हेन ए लूप रेटिंग कर्व इज प्रिपेयर्ड एट ए gauging station, when a flood wave passes, the maximum discharge occurs earlier than the maximum stage. When a flood wave passes through a ridge during rising stage, some water may get, ये सही है, और when a flood wave passes through a ridge during rising stage, some water may gets into depressed on the floodplain of the river and maybe only part of this will return to channel runoff when flood levels recedes, ये भी सही है, तो इसका स्टेटमेंट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका ऑप्शन बी आएगा, 22 का बी। ठीक है, 23 में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10-year फ्लड, फिर से वही आया, टी का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से पी का वैल्यू निकाल लेंगे 1/t, दैट इज 0.1, यहाँ से प्रोबेबिलिटी अकरेंस एटलीस्ट वन, 1 माइनस 0.1 टू द पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 0.9 टू द पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 35% आंसर आ रहा है, 35%, दैट इज बी, 23rd का बी। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर ख़त्म कर लिए, 23 का बी। सेम फार्मूला एक में इम्पोर्टेंट फार्मूला यही था, बस प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन बराबर 1 माइनस पी टू द पावर एन, पी फार्मूला हम लोग जानते हैं, पी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड, ये दो फार्मूला से हम लोग का ये चैप्टर लगभग सारा क्वेश्चन बन गया। थैंक्स, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर से। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, फ्लड रूटिंग। फ्लड रूटिंग में क्या पढ़ना है, फ्लड रूटिंग मतलब होता है फ्लड को रूट करना, एक जगह से दूसरे जगह डाइवर्ट करना, अलग अलग पर्पस के लिए फ्लड को रूट चेंज करना, इसी को फ्लड रूटिंग बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन मैचिंग का है, फर्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैचिंग का है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं टोटल कितना क्वेश्चन है, पहले टोटल ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ये 12 सर्सन रीजन का, 13 सर्सन रीजन का, 13 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाना चाहिए। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैचिंग का है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन रिजर्वायर, सेकंड बी है रिटार्डिंग बेसिन, फ्लड प्लेन, फ्लड बाल। कंजर्वेशन रिजर्वायर जो होता है वो कंट्रोल आउटलेट होता है, दैट मीन्स 1 का 4। रिटार्डिंग बेसिन जो होता है वो अनकंट्रोल आउटलेट होता है, रिटार्डिंग बेसिन कंजर्वेशन रिजर्वायर। फ्लड प्लेन सी का 4, सी का टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फ्लड वाटर, सी का 3 दिया। तो इसमें देखते हैं मिलाते हैं तो फर्स्ट नंबर का देख रहे हैं हम लोग कंजर्वेशन रिजर्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का देखते हैं कंजर्वेशन रिजर्वायर जो है उसके लिए कंट्रोलिंग आउटलेट, रिटर्निंग बेसिन, अनकंट्रोलिंग आउटलेट, फ्लड प्लेन और फ्लड वाल, फ्लड फाइटिंग। फ्लडिंग के लिए तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, दैट इज सी। फर्स्ट नंबर का हो गया सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंपॉन्डिंग रिजर्वायर इज रिक्वायर्ड व्हेन। इंपॉन्डिंग रिजर्वायर को जरूरत क्यों पड़ता है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंपॉन्डिंग रिजर्वायर इज रिक्वायर्ड व्हेन द एवरेज एनुअल फ्लो इन स्ट्रीम इज लोअर देन द एवरेज ड्रीम्ड। नहीं, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। The rate of flow in the stream in dry season is more than the demand. The rate of flow in the stream in dry season is less than the demand. ये लग रहा है सही है। जब the rate of flow in a stream in dry season is less in the dry season में जब कम हो जाता है less than the demand, अगर तो इम्पॉन्डिंग रिवर जो होता है इम्पॉन्डिंग रिजर्वायर इसका ज़रूरत कब पड़ता है? जब ड्राई सीजन में डिमांड कम हो, दैट ड्राई सीजन लेस देन द डिमांड। रेट ऑफ फ्लो इन ड्राई सीजन इज लेस, जितना डिमांड है उतना से कम हो जाए तब हम इम्पोर्टिंग उसको स्टोर करते हैं, इम्पोर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ट्रैप इफिशिएंसी। ये तो होता है फॉर्मूला है ट्रैप इफिशिएंसी। ट्रैप इफिशिएंसी बराबर एक फॉर्मूला होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटी टू इनफ्लो, मतलब आउटपुट बाई इनपुट। रिजर्वायर कैपेसिटी टू इनफ्लो, रिजर्वायर कैपेसिटी टू इनफ्लो, दैट इज आंसर देखा जाए इनपुट बाई इनपुट, तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर क्या कहता है? लीनियर रिजर्वायर वैसा रिजर्वायर होता है जिसका आउटलेट पे वेरी करे। रिजर्वायर वॉल्यूम वेरीज लिनियरली विथ एलिवेशन, नहीं एलिवेशन के साथ नहीं वेरी करता। आउटलेट वेरीज लिनियरली, आउटलेट जो है वो वेरी करता है लिनियरली, इसी को लीनियर रिजर्वायर बोलते हैं। लीनियर रिजर्वायर का बेसिक फॉर्मूला वही होता है, इसका आउटलेट वेरी करे लिनियरली, दैट मीन्स एक का बी। इसका फॉर्मूला के बराबर के इंटू क्यू, लिनियरली वेरी करता है स्टोरेज आउटलेट से, इसी को बोलते हैं लीनियर रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर। द लाइफ ऑफ अन रिजर्वायर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी, volume of annual inflow into the reservoir, inflow volume and concentration of sediment in the incoming flow. Life will be more if, life more कब होगा? 3 चीज़ दिया हुआ है, कैपेसिटी दिया हुआ है, इनफ्लो दिया हुआ है, कंसंट्रेशन सेडिमेंट दिया हुआ। ये पूछ रहा है लाइफ इज मोर, लाइफ कब मोर होगा? लाइफ मोर तब होगा जब सबका वैल्यू कम हो, डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एनुअल इनफ्लो,
मीन्स ये CI and CS are low, that is 5 का D, इनका वैल्यू कम होता है तो इसका जो लाइफ है वो ज़्यादा होगा। An effective storage of flood controlled reservoir is the amount of water which can be supplied from its particular interval of time। नहीं, इफेक्टिव स्टोरेज पूछ रहा है। इफेक्टिव स्टोरेज किसको कहते हैं? इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ फ्लड, द अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन बी सप्लाइड फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर इंटरवल टाइम, द स्टोरेज बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल एंड द ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग। नहीं, द यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस वैली स्टोरेज, ये होगा। मीन्स यूजफुल प्लस आउटलेट सरचार्ज स्टोरेज माइनस करते हैं वैली का, दैट इज 6 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्सन रीजन का। इन रूटिंग ए फ्लड हाइड्रोग्राफ थ्रू ए रिजर्वायर, द पीक ऑफ द आउटलेट हाइड्रोग्राफ विल बी स्मॉलर देन द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ एंड इट अकर आफ्टर पीक ऑफ द इनफ्लो। ये तो सही है। इन रूटिंग ए फ्लड हाइड्रोग्राफ थ्रू ए रिजर्वायर, the peak of the outflow hydrograph will be smaller than the inflow hydrograph. Inflow, in routing a flood hydrograph through a reservoir, the peak of outflow will be smaller। ये होता है और एक ये होता है, इसका पीक कम होता है आउटफ्लो का। ये सही है मेरा ए का। इन लीनियर रिजर्वायर रूटिंग द स्टोरेज इज ए फंक्शन ऑफ बोथ आउटफ्लो। अभी हम लोग देखे इस क्वेश्चन को। जो लीनियर रिजर्वायर होता है, लीनियर रिजर्वायर रूटिंग जो है द स्टोरेज फंक्शन बोथ आउटफ्लो और ये सिर्फ आउटफ्लो पर डिपेंड करता है, सिर्फ आउटफ्लो पर डिपेंड करता है, इनफ्लो पर नहीं करता। मीन्स ये गलत है, तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट इज करेक्ट, असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो 7th का सी। 8 नंबर क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लड रूटिंग मेथड इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ वेज एंड प्रिज्म स्टोरेज। ये तो लगता है हम लोग पढ़े हैं। वेज एंड प्रिज्म किस में होता है? मुस्किंगम मेथड में होता है। ये जो होता है वो वेज भी होता है और प्रिज्म टाइप का भी होता है। इस तरह से होता है, उसको बोलते हैं मुस्किंगम मेथड। तो 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर फॉर्मूला। द बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लड रूटिंग थ्रू ए रिजर्वायर कैन बी मॉडिफाइड फॉर डिस्क्रिप्ट सक्सेसिव इंटरवल डेल टी बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग जानते हैं इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू स्टोरेज बाय स्मॉल टाइम में जितना स्टोरेज करते हैं वो। इसी को सॉल्व करते हैं तो टोटल मेरा जो आएगा वो आ रहा है 1 माइनस आई 1, ये S1 इधर से माइनस किए, S2 माइनस S1, यहाँ से इसको S1 S2 माइनस S1 करेंगे, डेल एस को डेल एस बराबर, तो S1 उधर जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करने पर मेरा ऑप्शन सी आएगा। सिंपल एक बार फॉर्मूला यही होता है इसमें, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू टोटल स्टोरेज इन डेल टाइम टी। इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो आई इंटू डेल टी माइनस क्यू इंटू डेल टी बराबर S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। इसी को और आगे सॉल्व करने पर टोटल हो जाएगा, एवरेज इसका निकालते हैं तो I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल टी। तो यहाँ से मेरा आ रहा है, एक ही फॉर्मूला आ रहा है, इसे को सॉल्व करेंगे तो सी नंबर, दैट इज 9th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। Consider the following statement. In case of flood routing in a river channel by Muskingum method, the coefficient of x represent, x क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है?
the dimensionless constant in indicating the relative importance of inflow and outflow in determining storage. सही है. The storage constant having the dimensions time, नहीं, टाइम का डायमेंशंस नहीं होता है. The natural channel x usually varies between, नेचुरल चैनल के लिए जो वैल्यू होता है 0.1 से 0.3 तक, ये सही है. फोर्थ नंबर क्या करता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0.5, अगर x का वैल्यू 0.5 हो जाए, देयर एग्जिस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑन द स्टोरेज. अगर x का वैल्यू 0.5 हो जाए तो क्या आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों प्रेजेंट करता है. हाँ, ये भी सही है. इस तरह से मेरा हो गया 1 3 4 सही है. क्वेश्चन देखते हैं. 1 3 4 1 3 4 तो मेरा बी में है. 1 3 4 बी में है, दैट इज आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द मुस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड रूटिंग इज ए. मुस्किंगम मेथड जो होता है फ्लड रूटिंग का, द मुस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड रूटिंग इज ए चैनल मेथड है. मुस्किंगम मेथड एक चैनल मेथड है. हाइड्रोलिक रूटिंग ऑफ ए फ्लड, फॉर्म ऑफ रिजर्वायर रूटिंग, कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड वेंट इक्वेशन. नहीं, ये हाइड्रोलॉजिकल चैनल रूटिंग, ये सही है. ये होता है चैनल रूटिंग होता है. इस तरह से मेरा 12th का 11th का डी चैनल रूटिंग. 12th नंबर देखते हैं. स्टेटमेंट है द मुस्किंगम मेथड ऑफ रूटिंग ए फ्लड थ्रू ए रिवर इज नॉट ए सिंपल रिकास्ट ऑफ स्टोरेज इक्वेशन. तो सही है, सिंपल नहीं होता. ए मुस्किंगम मेथड ऑफ रूटिंग ए फ्लड रूटिंग ए रिवर रिच इज नॉट ए सिंपल रिकास्ट ऑफ द स्टोरेज इक्वेशन. ये तो गलत है. सही है. द मुस्किंगम मेथड फर्स्ट डेवलप ट्रायल स्टोरेज. ठीक है. लूप कंसिडरिंग कंट्रीब्यूशन बोथ फ्रॉम बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो एंड आल्सो द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन देम. ये भी सही है. एक्सप्लेनेशन सही है. तो आंसर इसका ए हो जाएगा. 12 का ए नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये असर्शन रीजन का है. द फंडामेंटल स्टोरेज इक्वेशन थ्रू ए रिवर रिच कंसीडर द टोटल storage equation through a river reach consider that the total inflow is imbalanced by total outflow plus the change in storage in the reach over the routing period has been considered. सही है. To be adaptable for actual computation, the storage equation is recast in the form. हाँ, ये भी तो हम लोग देखे थे फॉर्मूला. ये भी सही है. तो ये एक्सप्लेनेशन सही है. इसका ए नंबर ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर में फिर देखते हैं.